हम आज ये देखेंगे कि अगर कोई न्यूक्लियस अनस्टेबल है तो वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करता है। और ये देखेंगे कि अगर कोई न्यूक्लियस अनस्टेबल है वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करता है। ठीक है, मोड्स ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं जिससे एक न्यूक्लियस स्टेबिलिटी गेन करता है और उसका कारण क्या होता है। ठीक है, मोड्स ऑफ रेडियो एक्टिव डीके टू गेन स्टेबिलिटी। पहला मोड होता है उसको हम बोलते हैं बीटा माइनस डीके। क्या बोलते हैं? बीटा माइनस डीके। और सिर्फ बीटा डीके लिखा है इसका मतलब बीटा माइनस ही होता है। बाय डिफॉल्ट बीटा माइनस डीके और बीटा डीके सेम होता है। ठीक, बीटा माइनस डीके का मतलब है इसमें क्या होता है कि एक न्यूक्लियस होता है जेड एक्स से, एटॉमिक नंबर जेड, मास नंबर ए, और ये है इसका सिंबल। ये न्यूक्लियस क्या करता है? जेड माइनस वन, जैसे एटॉमिक नंबर बदलेगा हम उसका सिंबल बदल देंगे। अगर एटॉमिक नंबर बदल रहा है तो सिंबल बदल देंगे, तो इसका सिंबल बदल जाएगा। ए ये प्लस वन, जेड प्लस वन प्लस माइनस वन ई जीरो, चार्ज कितना? माइनस वन, मास कितना? जीरो, ये होता है इलेक्ट्रॉन। प्लस एंटी न्यूट्रिनो, इसको बोलते हैं प्लस क्यू वैल्यू। अब समझो क्या होता है, ये रिएक्शन होता है जेड एक्स ए, ये एक न्यूक्लियस है, ये बन गया जेड प्लस वन, इसका एटॉमिक नंबर क्या बन गया? चार्ज कितना आ गया? जेड प्लस वन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, इसमें आ गया जेड प्लस वन, यानी इसका चार्ज जो है जेड से बढ़ के हो गया जेड प्लस वन। तो ये बिकॉज एटॉमिक नंबर चेंज कर गया, एलिमेंट चेंज कर गया, माइनस वन ई जीरो, ये जीरो जीरो होता है, इस पे ना कोई चार्ज होता है ना कोई मास होता है, और ये क्यू वैल्यू एनर्जी रिलीज हो गया। ठीक, अब समझो इसको, ये जो है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। बीटा माइनस इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन। उसका नाम बीटा माइनस इसलिए पड़ा है कि वो न्यूक्लियस से निकला है, बाकी उसकी सारी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी है। ये इलेक्ट्रॉन है। ये जो दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। क्या बोलते हैं इसको? एंटी न्यूट्रिनो। और क्यू वैल्यू क्या है? जो एनर्जी रिलीज होगा इस प्रोसेस में। जब पहली बार ये रिएक्शन हुआ था तो एंटी न्यूट्रिनो का कॉन्सेप्ट था नहीं। जब पहली बार 100 साल पहले, 150 साल पहले ये रिएक्शन देखा गया था तो एंटी न्यूट्रिनो का कोई कॉन्सेप्ट था नहीं। हुआ क्या था कि जब एंटी न्यूट्रिनो अर्लियर एंटी न्यूट्रिनो was not guessed, और तो हुआ क्या था कि जब ये एक्स न्यूक्लियाई ब्रेक किया, जब ये एक्स न्यूक्लियाई जो रेस्ट पे था, जब ये ब्रेक किया तो देखा गया कि वाई न्यूक्लियाई जो बना वो इधर भागा और जो इलेक्ट्रॉन था वो इधर भागा, और माइनस वन ई जीरो इधर भागा। यानी कि दोनों का मोमेंटम का सम जीरो नहीं आ रहा था, दोनों के मोमेंटम का सम जीरो नहीं आ रहा था। दूसरी बात, जो क्यू वैल्यू है, होना क्या चाहिए? क्यू वैल्यू क्या होना चाहिए? काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस प्लस काइनेटिक ऑफ दिस। क्यू वैल्यू क्या होना चाहिए बताओ? काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस, यही ना? क्या बताए थे? क्यू वैल्यू क्या होता है किसी रिएक्शन में? क्यू वैल्यू क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये रेस्ट पे था, जितना काइनेटिक एनर्जी क्रिएट हुआ वो ये दोनों बांट लेगा। क्योंकि इसका मास बहुत बड़ा है, ये नेग्लिजिबल लेगा, ये लेगा सारा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्यू के इक्वल होनी चाहिए थी। इसकी काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट पूरा काइनेटिक एनर्जी ये ले लेगा, बताए हुए हैं। तो यहां दो चीजें हो रही थी, एक तो यहां मोमेंटम कंजर्व नहीं हो रहा था, इन दोनों का सम ऑफ मोमेंटम जीरो नहीं हो रहा था। तो यहां पर विदाउट, तो यहां पे क्या हो रहा था? पहला प्रॉब्लम कि मोमेंटम कंजर्व नहीं हो रहा था, मोमेंटम वाज नॉट कंजर्व। अगर एंटी न्यूट्रिनो पहले नहीं था, सिर्फ ये प्लस ये था, तो पहली बात क्या हो रहा था? मोमेंटम कंजर्व नहीं हो रहा था। दूसरा, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है किसके इक्वल होनी चाहिए? क्यू वैल्यू के इक्वल, क्योंकि इसका मास बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा न्यूक्लियस है, ये लगभग मास सारा काइनेटिक एनर्जी ये लेके चला जाता है। तो होना ये चाहिए था
कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द बीटा माइनस पार्टिकल शुड बी सेम। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा माइनस पार्टिकल हर न्यूक्लियस से निकलने वाले बीटा का सेम रहना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। इट शुड बी द केस, इट शुड बी द केस। हर एक, अगर मेरे पास 1 मिलियन न्यूक्लियाई हैं, अगर मेरे पास 1 मिलियन न्यूक्लियाई हैं और सारे न्यूक्लियाई बीटा माइनस दे रहे हैं, तो सारे बीटा माइनस का एनर्जी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए था। बट ऐसा नहीं हो रहा था। हो क्या रहा था, कुछ रिएक्शन में काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा माइनस कुछ रिएक्शन में Q/2 आ रहा था, कुछ रिएक्शन में 0 आ रहा था, कुछ रिएक्शन में 3Q/5 आ रहा था। यानी कि काइनेटिक एनर्जी का स्पेक्ट्रम इस तरह से था। देखो, नंबर ऑफ बीटा माइनस पार्टिकल्स, नंबर ऑफ बीटा माइनस पार्टिकल्स, नंबर ऑफ बीटा माइनस पार्टिकल्स वर्सेस देयर काइनेटिक एनर्जी। इसकी ग्राफ ऐसी आती थी। इसका मतलब है कुछ ऐसे बीटा माइनस पार्टिकल थे जिनकी काइनेटिक एनर्जी 0 थी, उनको कोई काइनेटिक ये नहीं मिलता था। इसकी मैक्सिमम वैल्यू थी Q, इसकी मैक्सिमम वैल्यू थी Q, बट किसी केस में Q वैल्यू Q/2 भी थी, Q/3 भी थी, Q/4 भी थी। इसका मतलब है कि मान लो किसी रिएक्शन में टोटल एनर्जी प्रोड्यूस हुआ Q, टोटल एनर्जी प्रोड्यूस हुआ Q, उसका 50% इलेक्ट्रॉन को मिल गया, बाकी 50% कहां गया। तो यहां एनर्जी कंजर्वेशन भी वायलेट हो रहा था, मोमेंटम कंजर्वे भी कंजर्व नहीं था, और एनर्जी भी कंजर्व नहीं था, एनर्जी वाज नॉट कंजर्व। यानी कि कुछ मिसिंग मोमेंटम भी था और मिसिंग एनर्जी भी था। तो उसमें एक साइंटिस्ट थे, पॉली, उसमें एक साइंटिस्ट, उसका नाम था पॉली। पॉली ने कहा PAULI, पॉली, उन्होंने कहा कि एक जरूर कोई ऐसा पार्टिकल भी एमिट हो रहा है जो हमको दिख नहीं रहा है, जिसको हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं डिटेक्ट? क्योंकि वो मासलेस है, क्यों, उसका मास नहीं है, हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन है कोई एक ऐसा पार्टिकल जरूर एमिट हो रहा है जो इधर जा रहा है, उसके पास मास भी नहीं है, उसके पास चार्ज भी नहीं है, इसलिए उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे। लेकिन ऐसा कोई पार्टिकल जरूर है कि इन दोनों का, उस पार्टिकल को जब लाओगे तो इन तीनों का वेक्टर सम ऑफ मोमेंटम 0 आएगा। यानी इसका और इसका मोमेंटम कंजर्व नहीं हो रहा है, बट जब इसका मोमेंटम डालेंगे तो वेक्टर सम 0 आएगा। तो मिसिंग मोमेंटम को प्लस, अगर किसी रिएक्शन में एनर्जी क्रिएट हुआ Q, अगर किसी रिएक्शन में एनर्जी क्रिएट हुआ Q, उस Q का 50% इलेक्ट्रॉन ले लिया तो बाकी 50 ये लेगा। किसी दूसरे रिएक्शन में इस Q का अगर 10% ले लिया इलेक्ट्रॉन तो 90% एंटी न्यूट्रिनो लेगा। और किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में अगर Q वैल्यू का 80% ले लिया एंटी न्यूट्रिनो तो 20% इलेक्ट्रॉन को बचेगा। यानी कि अगर हम यहां पर एक पार्टिकल की कल्पना करें, हम इस पार्टिकल की कल्पना करें, 100 साल पहले की बात है, पॉली ने कहा था, हम यहां किसी पार्टिकल की कल्पना करें जो है, भले दिख नहीं रहा है, तो मोमेंटम कंजर्व हो रहा है, इन तीनों का मोमेंटम का वेक्टर सम 0 आ रहा है। मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए क्योंकि इंटरनल फोर्स है। दूसरी बात, जो भी एनर्जी अगर किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में टोटल Q में से अगर Q/2 इलेक्ट्रॉन को मिल रहा है, यानी उस रिएक्शन में बाकी Q/2 जो गायब हो रहा है, नहीं दिख रहा है, वो जरूर एंटी न्यूट्रिनो को मिला होगा। इनके कहने के बहुत साल के बाद ये पार्टिकल डिटेक्ट हो गया, यानी आज के डेट में ये पार्टिकल रियलिटी है, ये डिटेक्ट हो चुका है। ठीक, तो एंटी न्यूट्रिनो का कॉन्सेप्ट क्यों दिया गया था, इसको याद रखना। किसने दिया था? पॉली ने। क्यों दिया था? टू जस्टिफाई द मिसिंग मोमेंटम एंड द मिसिंग एनर्जी। याद रहेगा? यस सर। इसने एंटी न्यूट्रिनो का कॉन्सेप्ट दिया था टू
explain or to explain the missing momentum and missing energy, missing momentum and missing energy. याद रखना। अब यहां पर चूंकि ये लगभग रेस्ट पे रहता है, ये लगभग रेस्ट पे, ये तो रेस्ट पे था ही, इसकी मास इतनी बड़ी है कि ये लगभग रेस्ट पे रहता है, तो ये एंटी न्यूट्रिनो और ये दोनों मिलकर अपना काइनेटिक एनर्जी शेयर कर लेगा। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा माइनस पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी बीटा माइनस पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ एंटी न्यूट्रिनो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ एंटी न्यूट्रिनो इज इक्वल टू क्यू वैल्यू। होगा ना? यस सर। एंटी न्यूट्रिनो बारे में तुमको हम बताएंगे डिटेल में। एंटी न्यूट्रिनो होता है, इसको बोलते हैं स्ट्रेंज पार्टिकल। क्यों बोलते हैं? इसकी मास और चार्ज जीरो होता है, मास एंड चार्ज जीरो होता है, इसकी मास और चार्ज जीरो होती है। ठीक, इसको स्ट्रेंज पार्टिकल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बताएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा, ध्यान देना कि एंटी न्यूट्रिनो का कंसेप्ट किसने दिया, क्यों दिया? क्योंकि जब वो नहीं दिया गया था, पहले इसका कंसेप्ट नहीं था, तो एनर्जी और मोमेंटम दोनों वायलेट हो रहा था, उसमें कुछ मिसिंग टर्म था, उसको एक्सप्लेन करने के लिए दिया। तीसरी बात, काइनेटिक एनर्जी जो क्यू वैल्यू होता है वो यहाँ किसके इक्वल होगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, एंटी न्यूट्रिनो का मास और चार्ज जीरो होता है। ठीक है, तो ये होता है क्यू वैल्यू। ये दोनों शेयर करता है, बट किस, ये दोनों इस क्यू वैल्यू को दोनों शेयर करता है, बट जिस फ्रैक्शन में शेयर करता है वो रैंडम फंक्शन होता है। सो शेयर इन रैंडम फैशन, शेयर इन रैंडम वे। तो किसी रिएक्शन में ये 10% लेगा तो ये 90 लेगा, किसी में हो सकता है ये टोटल ले ले 100, इसको 0 मिले, और किसी में ये 0 लेगा तो ये 100 मिले। यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा माइनस पार्टिकल की मैक्सिमम वैल्यू क्यों हो सकती है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा माइनस पार्टिकल की मैक्सिमम वैल्यू क्यों हो सकती है? इसकी वैल्यू 0 से लेके क्यू तक लाई करेगी, और इसकी वैल्यू भी कहाँ, 0 से लेके क्यू के बीच में लाई करेगी, क्योंकि इसको दो पार्टे बंटना है। तो इसकी मैक्सिमम क्या हो सकती है? क्यू, और मिनिमम 0। इसकी मैक्सिमम क्यू, मिनिमम 0। ठीक है, शेयर इन रैंडम मैनर, रैंडम मैनर। यहां कोई डाउट किसी को? यहां तक में कोई डाउट? तो एंटी न्यूट्रिनो समझ के मैंने पढ़ाया था 2010 में, जब मैं बंसल क्लासेस में था, और 2011 में यही क्वेश्चन आ गया था विथ पैसेज आईआईटी में, मुझे याद अभी भी। ठीक है, सेम क्वेश्चन एज इट इज पैसेज में चलाया था। ठीक है, देखो अब हम ये समझना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन आया कहां से। न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन तो होता ही नहीं है, पहली बार इलेक्ट्रॉन क्यों आया, कहां से आया। और दूसरी बात हम ये जानना चाहते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बीटा माइनस कौन सा न्यूक्लियाई देगा, किस न्यूक्लियाई की, इस बीटा माइनस को एमिट करने से न्यूक्लियाई अपनी कौन सी जो है क्या क्राइटेरिया होगा ये पता करने का कि एक पर्टिकुलर न्यूक्लियाई बीटा माइनस देगा। ठीक है, तो यहां कोई डाउट किसी को नहीं ना? अब देखिए, अब आप ये देख रहे हैं कि अगर इसमें हम क्यू वैल्यू की बात करें, अगर हम इस रिएक्शन में, पहली बात हम ये समझते हैं व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस में होता ही नहीं है, तो आया कहां से? तो होता क्या है, इसमें एक बैकग्राउंड रिएक्शन होता है। जब इलेक्ट्रॉन को निकलने की जरूरत है तो एक बैकग्राउंड रिएक्शन होता है। क्या होता है? तो सोर्स को कैसे जस्टिफाई करें, हम कैसे जस्टिफाई करेंगे कि वहां पर इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है न्यूक्लियस से। हाउ इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड फ्रॉम न्यूक्लियस। क्वेश्चन है हाउ इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड फ्रॉम न्यूक्लियस। उसमें तो होता नहीं है, तो आंसर यह है कि होता तो नहीं है, बट जब निकालने की जरूरत होती है उस समय, उस मोमेंट पे एक इलेक्ट्रॉन क्रिएट होता है, और चूंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं रह सकता वो भाग जाता है। क्या होता है? यहां एक बैकग्राउंड रिएक्शन होता है। ये होता है 0 and 1। ये क्या है? न्यूट्रॉन। यहां लिखते हैं चार्ज, यहां लिखते हैं मास। न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 0, और मास होता है 1।
ये बन जाएगा 1p1 प्रोटॉन प्लस -1e0 प्लस एंटी न्यूट्रिनो। समझ गए? देखो क्या चार्ज कंजर्व है, इज दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस, सही है? यहां 0, यहां +1, यहां -1, ये प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है। मास देखो, यहां 1 मास था, यहां 1 मास, यहां 0 मास, यहां 0 मास। तो ये कंजर्व, ये रिएक्शन होता है। जैसे ये रिएक्शन होता है यानी एक न्यूट्रॉन टूट के क्या बन जाता है, प्रोटॉन बन जाता है, और एक इलेक्ट्रॉन एक एंटी न्यूट्रॉन के, बिकॉज ये दोनों बनते ही निकल जाते हैं। एज दे आर मेड दे एग्जिट दिस एग्जिट, क्योंकि ये दोनों इसके अंदर नहीं रह सकते हैं, बट प्रोटॉन रह सकता है। तो यानी इस प्रोसेस में एक न्यूट्रॉन घट जाता है। पहले अगर n/p रेशियो थी, पहले क्या थी, n/p रेशियो थी। अब क्या हुआ, एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन बन गया, एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो गया प्रोटॉन बन गया। तो न्यूट्रॉन की संख्या घट के कितनी होगी, n-1 हो जाएगी। और एक नया प्रोटॉन बन गया। पहले मान लो 10 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन था, इमेजिन करो 10 प्रोटॉन 10 न्यूट्रॉन था। अब एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन बन गया, तो 10 का ये 9 हो गया, और ये जो है 10 का 11 हो गया। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एक कम हो जाता है और नंबर ऑफ प्रोटॉन एक नया बन जाता है, तो n/p रेशियो घट जाता है, घटेगा। डिक्रीजेस, सही है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी बीटा माइनस डीके होता है तो n/p रेशियो घटता है। इसका मतलब ये हुआ वो न्यूक्लियस जो कल बताए थे, वो न्यूक्लियस जो इनस्टेबल न्यूक्लियाई के ऊपर है, वो न्यूक्लियस जो यहां पर है, ये स्टेबिलिटी अलाइन है, ये सारे न्यूक्लियस स्टेबल हैं। जो न्यूक्लियस यहां पर है या यहां पर है, जो न्यूक्लियाई, ये स्टेबल न्यूक्लियाई हैं, ये सब स्टेबल न्यूक्लियाई हैं, और ये जो आपको दिख रहा है ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई हैं, ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई हैं। क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि इनका n/p रेशियो जरूरत से ज्यादा है। n/p यहां पे अगर होता तो ये स्टेबल होता, बट ये उससे ऊपर है। तो इसका काम क्या है, n/p को घटाना ना। यस सर, घटाना। तो ये देगा बीटा माइनस डीके। जिन न्यूक्लियाई का जो द न्यूक्लियाई, दिस इज गिवन बाय न्यूक्लियाई, चूंकि n/p घट रहा है, चूंकि इस बीटा माइनस डीके में n/p घटता है, इसीलिए हम कह सकते हैं दोज न्यूक्लियाई इन विच हुज n/p रेशियो is more than required for stability. Those nuclei whose n/p ratio is more than required for stability undergo beta minus decay. होगा? याद करने का तरीका बता देते हैं, याद रखना। एंटी न्यूट्रिनो जब पूछता है बीटा प्लस में या बीटा माइनस में, तो हम इस तरह याद करते हैं। यहां पे एक बार दिया हुआ है, एंटी न्यूट्रॉन यहां एक बार दिया हुआ है, तो यहां एक बार है, माइनस यहां, एक तरह से माइनस माइनस मैच हो रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन होता है तो ये माइनस, तो ये होता है एंटी न्यूट्रिनो, याद करने के लिए। दूसरी बात, बीटा माइनस डीके तो माइनस होगा, n/p घटेगा। बीटा प्लस डीके तो n/p बढ़ेगा। माइनस साइन है यहां, बीटा माइनस तो n/p को घटाता है, बीटा प्लस n/p को बढ़ाता है। ठीक है, याद रहेगा, समझ गए? ये इन सीटू, इसको बोलते हैं इन सीटू। इन सीटू का मतलब क्या होता है, जब जरूरत होता है तब कोई चीज बनता है, उसको बोलते हैं इन सीटू। जब जरूरत पड़ा तो इलेक्ट्रॉन बना और निकल गया। ठीक है, एग्रीड? एटॉमिक नंबर न्यूक्लियाई का 1 से बढ़ जाएगा, मास नंबर वही रहेगा, क्योंकि एक न्यूट्रॉन जब एक प्रोटॉन बनता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन कंजर्व रहेगा,
बट एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन बनेगा तो जेड एक से बढ़ जाएगा। सही है ना? ये बताओ क्या ये रिएक्शन हो सकता है? प्लस क्यू वैल्यू, क्यू तो निकलता ही है, ये रिएक्शन हो सकता है? न्यूट्रॉन के कंपेयर में प्रोटॉन का मास कम है कि ज्यादा है? कम है ना, तो मास घट रहा है ना, रिएक्टेंट के मास के प्रोडक्ट का मास घट रहा है ना, रिएक्टेंट मास ज्यादा प्रोडक्ट मास घट रहा है, तो ये रिएक्शन जो है फिजिबल है, दिस इज पॉसिबल, दिस इज ए बिकॉज मास डिफेक्ट इज पॉजिटिव। देखो यहां से यहां मास घट रहा है, सिंस मास डिक्रीजेज therefore this reaction is possible even outside nucleus, ये रिएक्शन न्यूक्लियस के बाहर भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि मास घट रहा है और कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट, हम बताए हैं जब मास घटता है रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट कम होता है, जब रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट कम होता है उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, वो अपने आप होता है, वो फिजिबल है, उसमें एनर्जी का वो बाहर निकल रहा है और एनर्जी लिबरेट हो रहा है तो सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ती है। ये रिएक्शन न्यूक्लियस के बाहर भी पॉसिबल है, पॉसिबल इवन आउटसाइड न्यूक्लियस। ठीक है, क्योंकि यहां मास घट रहा है। सही है, सही है ना? लेकिन जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन बनेगा तो देखेंगे, जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन बनेगा तो वहां पे मास बढ़ता है, वो सिर्फ न्यूक्लियस के भीतर होता है, बाद में देखेंगे। ठीक है, याद रहेगा इसको। कोई डाउट यहां? तुमको जो नोट्स शेयर किए हैं उसमें पेज नंबर 19 से लेके 29, 19 से 29 आज क्लास में देखना। ठीक है, मिटाए इसको। अब मुझे ये बताओ कि इसकी क्यू वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसकी क्यू वैल्यू कैसे निकालेंगे? हाँ सर, एक बार पेज नंबर फिर से रिपीट कर दीजिए प्लीज। 19 to 29, 19 to 29। ओके सर, थैंक यू सर। देखो ये बताओ यहां पर क्यू वैल्यू कैसे निकालोगे, क्या आएगा बताओ? लिख सकते हैं मास ऑफ x माइनस मास ऑफ y प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू सी स्क्वायर। सही है क्या? रिएक्टेंट का मास ऑफ x, प्रोडक्ट का मास, इसका मास है my, इसका मास है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो मासलेस है। एग्रीड? सही है जी? यस सर। ठीक, मास ऑफ x, मास, ये क्या है? मास ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ x, मास ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ y और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू सी स्क्वायर, और ये इक्वल टू होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा माइनस या इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ एंटी न्यूट्रिनो। यही ना? ये क्यू किसके फॉर्म में निकलता है? हीट लाइट साउंड तो निकलता नहीं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट पार्टिकल होना चाहिए काइनेटिक ऑफ दिस प्लस काइनेटिक ऑफ दिस प्लस काइनेटिक ऑफ दिस, तीनों का काइनेटिक, बट ये ऑलमोस्ट जीरो पे रहता है, ये बहुत भारी है, तो ये दोनों शेयर कर लेता है। ठीक है, यहां याद रखना, यहां हम m जो लिखे हैं हम स्मॉल लेटर यूज कर रहे हैं न्यूक्लियर मासेस के लिए और कैपिटल लेटर लिखेंगे एटॉमिक मासेस के लिए। हम यहां एक सिंबल दे रहे हैं, स्मॉल m हम लिख रहे हैं न्यूक्लियर मासेस के लिए, न्यूक्लियस के मास के लिए, और कैपिटल M हम दे रहे हैं एटॉमिक मासेस के लिए। याद करना सिंपल है। क्या सिंपल है? एटम का मास थोड़ा ज्यादा होगा ना न्यूक्लियस से, उसमें इलेक्ट्रॉन भी जुड़ जाएगा। किसी का न्यूक्लियस और टोटल एटम किसका मास ज्यादा होगा? एटॉमिक मास, इसलिए हम कैपिटल एम यूज किए हैं ताकि याद करना आसान हो। यहां पे हम जब भी लेते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन तो न्यूक्लियस की ही मास लेते हैं, बट अब इसको हम लिखेंगे किसके टर्म में? एटॉमिक मास के टर्म में। देखो क्या लिखेंगे, अगर इसको एटॉमिक मास के टर्म में, ये किसके टर्म में है इसको याद कर लो। ये जो है फॉर्मूला ये किसके टर्म में है? इन टर्म्स ऑफ
इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर मासेस। सही है? देखो, अब मैं इसको लिखना चाहता हूं इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मासेस, तो क्या लिखूंगा? देखो, Q इज इक्वल टू, ये बताओ इसका न्यूक्लियस का मास क्या हो जाएगा? मास ऑफ एक्स एटम, मास ऑफ एक्स एटम में हम क्या करते हैं? जेड इलेक्ट्रॉन को घटा देते हैं। क्या ये हो जाएगा न्यूक्लियस का मास? बताओ, किसी एटम में अगर हम उसके, ये कैपिटल एम है, मास ऑफ एक्स एटम, उसमें से हम उसके जेड इलेक्ट्रॉन के मास को घटा दें तो क्या उसका न्यूक्लियस का मास मिल जाएगा? माइनस y को ले लो, मास ऑफ y क्या लिख देंगे? मास ऑफ y, न्यूक्लियस नहीं ले रहे हैं, एटम ले रहे हैं, और y की मास नंबर क्या थी? y की एटॉमिक नंबर कितना है? z+1, तो माइनस z+1 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये इंटू c²। देखो तो सही है कि नहीं? जो न्यूक्लियस x का था, मास ऑफ, एटॉमिक मास ऑफ x माइनस जेड इलेक्ट्रॉन, हो गया उसके न्यूक्लियस का मास। मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ y, मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ y क्या लिख देंगे? एटॉमिक मास ऑफ y, पूरा मास, एटॉमिक मास ऑफ y, और इसमें z+1 इलेक्ट्रॉन था, उसको घटा दिए, और ये एक माइनस ही था ही। तो जरा देखो तो ये और ये कटा कि नहीं? यहां माइनस जेड टाइम्स एमई, और यहां माइनस माइनस प्लस जेड टाइम्स एमई, कट गया। जेड एमई और माइनस जेड एमई कट गया, और ये होगा प्लस एमई और ये होगा माइनस एमई। तो ये कितना आ जाएगा बताओ? मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ वाई इंटू c² आएगा। सही है? ये है इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मासेस। अगर आपको एटॉमिक मास दिया है इसका और इसका, तो आपको इलेक्ट्रॉन का मास नहीं लेना है, एटॉमिक मासेस। सही है? देखो, सही है कि नहीं? पक्का? तो ऐसी वर्मा की बुक निकालो। ऐसी वर्मा की बुक निकालो, वॉल्यूम 2, पेज नंबर 438, पेज नंबर 438। आगे पेज नंबर 430, क्वेश्चन 4 का पार्ट ए, क्वेश्चन 4 का पार्ट ए क्या दिया हुआ है? फाइंड द Q वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। पेज 4 पे, हाँ, ऑक्सीजन बन रहा है फ्लोरीन 19 प्लस -1 मीन्स बीटा माइनस, क्योंकि यहां पे एंटी न्यूट्रिनो दिया हुआ है, ये बीटा माइनस है। पूछा है फाइंड द Q वैल्यू। देखो डेटा में क्या दिया हुआ है, एटॉमिक मास या न्यूक्लियर मास? एटॉमिक मास दिया है, इसका एटॉमिक मास दिया, इसका जो है एटॉमिक मास दिया है। तो बताओ इसका Q वैल्यू क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास ऑफ दिस x माइनस एटॉमिक मास ऑफ y इंटू c²। इसका क्या दिया हुआ है? एटॉमिक मास, दोनों का दिया हुआ है, सब्ट्रैक्ट कर दो, दिस माइनस दिस कर दोगे ना, इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एग्रीड? क्वेश्चन नंबर 5, एक रिएक्शन दिया हुआ है बीटा माइनस डीके का, और एटॉमिक मास दिया हुआ है, LU का भी दिया हुआ है और HF का भी दिया हुआ है। क्वेश्चन 5 देखो, बुक सबके पास रहना चाहिए, देखो ठीक है। तो क्या करोगे इसमें? पूछा है फाइंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल। ये नहीं पूछा काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम बीटा। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या पॉसिबल है? क्यू ना,
तो Q वैल्यू क्या होगा बताओ, क्या करोगे? एटॉमिक मास ऑफ Lu, एटॉमिक मास ऑफ Lu माइनस एटॉमिक मास ऑफ HF इंटू सी स्क्वायर। मास में इलेक्ट्रॉन का कोई काम नहीं है। अगर एटॉमिक मास ले रहे हो तो इलेक्ट्रॉन, अगर न्यूक्लियर मास दिया है, अगर न्यूक्लियर मास दिया है तो मास इलेक्ट्रॉन भी चाहिए, बट अगर एटॉमिक मास दिया है तो मास इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। एग्रीड? यस सर। क्वेश्चन 5 में लिखा हुआ है वैल्यू निकालने के बाद, दिस एनर्जी इज शेयर्ड बाय बीटा पार्टिकल एंड एंटी न्यूट्रिनो। ये जो है एनर्जी दोनों शेयर कर लेता है, इसीलिए द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू दिस क्यू वैल्यू। एग्रीड? सही है। चलिए एक्सरसाइज पे, कम टू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर ठीक है 14 क्वेश्चन 14 इसमें पूछा है पोटेशियम बन रहा है। हाँ, 3 इंफॉर्मेशन में एक निकालना है, तो इसको अभी मैं मान चलो तुमने याद कर लिया यहीं पे, mx माइनस m/2। ये हो गया क्या चीज? ये हो गया बीटा माइनस का। अब मैं आ रहा हूं बीटा प्लस पे, सेकेंड मोड बीटा प्लस। ठीक, कोई डाउट यहां पे नहीं है? याद रहना चाहिए, जो है सो है, बस डाल देना, वैल्यू आ जाएगा। ठीक, अब मैं आ रहा हूं बीटा प्लस पे। अब मैं आ रहा हूं बीटा प्लस पे। बीटा प्लस पे क्या होता है? पॉजिट्रॉन एमिट होता है। पॉजिट्रॉन का मतलब क्या है? एक ऐसा पार्टिकल जिसका मास इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन चार्ज उसका अपोजिट होता है। क्या होता है? उसका मास जो है इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और चार्ज जो होता है वो अपोजिट होता है। उसको बोलते हैं बीटा प्लस डीके। तो बीटा प्लस में क्या होता है जरा ये देखो, बीटा प्लस में क्या होता है। दूसरा होता है बीटा प्लस डीके, दूसरा होता है बीटा प्लस डीके। बीटा प्लस का मतलब होता है पॉजिट्रॉन एमिशन, इसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन एमिशन। इसका मतलब क्या होता है? मास इसकी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की इक्वल होती है, और चार्ज इसके ऊपर प्लस ई होती है। इसके चार्ज कितनी होती है? प्लस ई होती है। चार्ज अपोजिट होता है, मास सेम होता है। ठीक, इसमें रिएक्शन कैसे होता है देखो, इसमें रिएक्शन होता है ZX से becomes Z minus 1 Y A plus 1 E0 plus neutrino plus Q वैल्यू। ये इस तरह से ब्रेक करता है। ये देखो यहां Z माइनस 1 चार्ज प्लस 1 चार्ज, दिस प्लस दिस, ये तो 0 और 0 है, 0 1 एंड दिस, इन तीनों का सम इसके इक्वल, और इन तीनों का सम इसके इक्वल। ठीक, ये इसको बोलते हैं न्यूट्रिनो। इसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रिनो। उसमें क्या बोलते थे? एंटी न्यूट्रिनो। इसको बोलते हैं न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो एमिट होता है, नो मास नो चार्ज। यहां भी वही कहानी है, यहां भी वही कहानी है। जब ये इसको एक्सप्लेन क्यों किया गया? क्योंकि इसका और इसका मोमेंटम का सम 0 नहीं हो रहा था, तो मोमेंटम 0 करने के लिए ये चाहिए था। तो इसका ये कहानी था, ये न्यूट्रिनो कॉन्सेप्ट, concept was required to explain for missing energy and momentum, इसको लाने से वो जस्टिफाई हो रहा था, और ये डिटेक्ट हो चुका है। दूसरी बात, क्या चीज? एक का स्पिन प्लस ऑफ होता है, एक का माइनस ऑफ होता है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, यहां देखो, यहां पे वही हो रहा था। जो बीटा प्लस पार्टिकल निकलता है, इसकी एनर्जी स्पेक्ट्रम इस तरह से थी। जो बीटा प्लस का काइनेटिक एनर्जी होता है ना, बीटा प्लस पार्टिकल का जो बीटा प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है,
वो जीरो से लेके क्यू तक के, क्यू वैल्यू तक के बीच में लाई करती थी, यानी उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी क्यू। काइनेटिक एनर्जी कुछ भी पॉसिबल है। तो यानी कि ये क्या कर रहा था, जो इसका क्यू वैल्यू है, दिस क्यू वैल्यू इज शेयर्ड इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा प्लस पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनो। ठीक, सो दिस इज शेयर्ड बिटवीन दीज टू इन रैंडम फ्रैक्शन। किसी रिएक्शन में ये ज्यादा लेता है, किसी में ये ज्यादा लेता है, रैंडम फ्रैक्शन। तो क्यू वैल्यू जो है ये दोनों शेयर कर लेता है आपस में। इस प्रोसेस में n/p रेशियो बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? पहले ये समझो, इसमें ये पॉजिट्रॉन आया कैसे? ये तो न्यूक्लियस के अंदर था नहीं, पॉजिट्रॉन नहीं होता है। एक पर्टिकुलर मास से कम का मास का कोई पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो हुआ कैसे? तो हुआ यूं कि यहां एक बैकग्राउंड रिएक्शन होता है। पहले एक रिएक्शन होता है, बैकग्राउंड रिएक्शन होता है इनसाइड न्यूक्लियस। क्या होता है? एक प्रोटॉन टूटता है, क्या बनता है? एक न्यूट्रॉन +1 E0 +0 +k। ये न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में, देखो ये यहां 1 है चार्ज, यहां इन दोनों का सम भी, इन तीनों का सम 1 ही है। यहां 1 प्लस चार्ज था, यहां पे एक 1 प्लस चार्ज चाहिए। यहां पे देखो 1 था, ये 1 था, तो ये बनता है। यानी कि इस प्रोसेस में क्या होता है, जैसे ही बनता है ये दोनों एग्जिट कर जाता है। एक प्रोटॉन किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एक न्यूट्रॉन में। और न्यूट्रॉन के साथ बनने के साथ वो एक पॉजिट्रॉन क्रिएट करता है और एक न्यूट्रिनो क्रिएट करता है, और ये दोनों बहुत लाइट पार्टिकल, इसलिए न्यूक्लियस से बाहर निकल जाता है, ये रह जाता है अंदर। इस प्रोसेस में तुम देखो, एक प्रोटॉन कम हो गया और एक न्यूट्रॉन बढ़ गया, क्योंकि एक प्रोटॉन कन्वर्ट होकर न्यूट्रॉन बन गया। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एक से घट जाएगा और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एक से बढ़ जाएगा। तो n/p रेशियो पे क्या होगा बोलो? ये n/p रेशियो था, तो ये एक +1 हो गया और ये -1 हो गया। ये एक नया बन गया और ये पुराना खत्म हो गया। तो n/p रेशियो बढ़ जाएगा ना। इसका मतलब ये रिएक्शन होने का पर्पस, इस रिएक्शन को, इस डिकम्पोजिशन से उसकी n/p रेशियो बढ़नी चाहिए, इस डिकम्पोजिशन उसकी n/p रेशियो बढ़नी चाहिए। इसका मतलब है कि जिसको n/p रेशियो बढ़ाने से अपनी स्टेबिलिटी की तरफ वो बढ़ेगा, वही ये रिएक्शन देगा। कोई भी सिस्टम अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए कोई काम करता है, तो ये क्या करेगा? इसका मतलब है इस केस में ये स्टेबिलिटी के न्यूक्लियाई थे, जो स्टेबिलिटी के न्यूक्लियाई थे, स्टेबल न्यूक्लियाई, जो भी न्यूक्लियाई इस स्टेबिलिटी जोन के नीचे लाई कर रहा था, जो न्यूक्लियाई यहां या यहां लाई कर रहा था, उसको स्टेबल होना। ये अनस्टेबल है, क्योंकि n/p रेशियो जितनी होनी चाहिए थी किसी पॉइंट पे उससे कम है। इसको अगर स्टेबल बनना है, इसको ऊपर जाने का मन करेगा। ये n है और ये p है। ये जो न्यूक्लियाई है अनस्टेबल, ये क्या करता है? एक रेडियोएक्टिव, एक β+d देके अपने रेशियो को बढ़ा देता है और यहां पहुंच जाता है, ये ऊपर जो है चला जाएगा। तो ये स्टेबल। तो दोज न्यूक्लियाई हु लाइज बिलो दिस n/p = 1 line, they undergo β+d to come to the stability zone. ठीक है? given by this reaction is given by those nuclei which lies below the stability region। ये क्या करेंगे? β+d के जगह यहां पहुंच जाएंगे और यहां पहुंचते ये स्टेबल हो जाएंगे। एग्रीड? सही है? ठीक है। अब देखो यहां पे क्यू वैल्यू निकलती कितनी है? इस रिएक्शन की क्यू वैल्यू निकालना चाहते हैं, इस रिएक्शन की क्यू वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? ये दोनों शेयर कर लेता है, ये दोनों जो है शेयर कर लेता है, काइनेटिक टोटल ये होती है। अब जरा देखो ये रिएक्शन कैसे देगा। हम इसकी क्यू वैल्यू निकालना चाहते हैं।
हम इसकी क्यू वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो क्यू वैल्यू होगी मास ऑफ न्यूक्लियाई एक्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियाई वाई माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू सी स्क्वायर होगा। सही है। ये न्यूक्लियर मास, इस न्यूक्लियस का मास, रिएक्टेंट का मास माइनस इन दोनों का कंबाइंड मास। सही है। यह इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर मास, इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर मास, न्यूक्लियस, इसीलिए यहां स्मॉल एम लिखे हैं, न्यूक्लियर मास। अच्छा एक चीज और, ये जो रिएक्शन हो रहा था 0n1 क्या बन रहा था, सॉरी 1p1 क्या बन रहा था, 0n1 प्लस 1e0, यही ना, प्लस न्यूट्रिनो प्लस क्यू वैल्यू। सही है ना, यही ना रिएक्शन, ये लिखे थे ना। यहां देखो रिएक्टेंट कंपोनेंट में मास बढ़ रहा है, रिएक्टेंट का मास कम है, प्रोडक्ट का मास ज्यादा है। इसका मतलब जब ये रिएक्शन हुआ था तो मास बढ़ गया, यानी कुछ एनर्जी को इसने पहले क्या किया, मास में कन्वर्ट किया, बाद में ये रिलीज होता है। ये रिएक्शन मास का बढ़ना तो समझ रहे हो, यहां से इसने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब किया, कुछ एनर्जी इसने क्या किया, एब्जॉर्ब किया। कहां पे, न्यूक्लियस के अंदर से कुछ एनर्जी इसने एब्जॉर्ब किया और उस एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया होगा, तब जाके मास बढ़ा होगा ना। ये रिएक्शन सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर पॉसिबल, न्यूक्लियस के बाहर पॉसिबल नहीं है। दिस रिएक्शन इज इम्पॉसिबल क्योंकि यहां मास, सिंस मास इज इंक्रीजिंग, सिंस मास इज इंक्रीजिंग, मास इंक्रीज हो रहा है, यानी एनर्जी मास में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी मास में कन्वर्ट हो रहा है। दिस रिएक्शन, सिंस मास इंक्रीजिंग, दिस रिएक्शन is possible only inside the nucleus। ये न्यूक्लियस के बाहर नहीं हो सकता है। वो रिएक्शन जो हाँ न्यूट्रॉन बना था प्रोटॉन में, वो रिएक्शन न्यूक्लियस के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, क्योंकि वहां मास घट रहा है। लेकिन यहां पर मास बढ़ रहा है, और मास का बढ़ना एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी और रेयर इवेंट होता है, और इसके अंदर ये हो सकता है क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारा एनर्जी है, वहां हो सकता है। न्यूक्लियस के बाहर ये रिएक्शन इम्पॉसिबल, याद रखना, सब पूछता है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर मास ये था। अब मैं इसको लिखना चाहता हूं इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास, अब मैं इसको लिखना चाहता हूं इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास। तो क्या करूंगा, मैं इस mx को लिख दूं मास ऑफ x एटम माइनस z टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही है, x के न्यूक्लियस का मास को लिख सकता हूं मास ऑफ x जो है एटम का मास माइनस z टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही है, माइनस y को क्या लिखूंगा, मास ऑफ y एटम माइनस, इसमें कितना है इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, z माइनस 1 me। सही है, अगर मैं इसके पूरे एटॉमिक मास में से z माइनस 1 इलेक्ट्रॉन के मास को निकाल दूं तो उसके न्यूक्लियस का मास बचेगा। सही है, एक और था माइनस me इंटू सी स्क्वायर। तो देखो क्या आएगा, ये आएगा मास ऑफ x माइनस मास ऑफ y, ये z और ये z कट जाएगा, लेकिन ये देख रहे हो ना, यहां माइनस जेड एम और ये माइनस माइनस प्लस प्लस जेड एम कट जाएगा, है ना। लेकिन यहां पे माइनस माइनस, यहां माइनस एम और यहां माइनस माइनस 2 एम हो जाएगा। समझ रहे हो, देखो ये जेड वाला टर्म
ब्रैकेट को खोल दो पूरा, ये जेड वाला टर्म और ये जेड वाला टर्म, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस जेड एम ई और माइनस जेड एम ई कट जाएगा, ये हो गया माइनस माइनस, ये हो गया माइनस एम ई और माइनस एम ई, माइनस 2 एम। समझ रहे हो? समझे? सही है। इलेक्ट्रॉन का वेट माइनस करें। ठीक है, तो ये हो गया इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास, इन टर्म्स ऑफ। तो दोनों में एक अंतर याद रखना, बीटा माइनस डी के में यहां 2 एम नहीं होता है, बीटा प्लस डी के में यहां 2 एम होता है, याद रहेगा। एक और चीज बता देता हूं, एम ई इंटू सी स्क्वायर का वैल्यू फिक्स होता है, एम ई इंटू सी स्क्वायर का वैल्यू जो है हमारे इसमें फिक्स होता है। क्या होता है? देखो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू को बहुत बार काम आती है, हमको एग्जाम बहुत भाई, इसकी वैल्यू आती है 1.012, एक मिनट देख लेता हूं, 0.511 इंटू 1.022 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.022 मेगा, एकदम इसको याद कर लो। यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर तुम सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एकदम याद रहना चाहिए वैल्यू। यानी अगर तुमको ये वैल्यू पता है, mx माइनस एम वाई इंटू सी स्क्वायर पता है, तो तुम उसमें क्या करो, 1.022 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्स्ट्रा घटा दो। समझ रहे हो ना? mx माइनस एम वाई इंटू सी स्क्वायर अगर पता है, उसमें 2 टाइम्स ऑफ एम ई इंटू सी स्क्वायर को घटाना है ना, तो 1.022 और घटा दो, घटा दोगे ना? याद रखना इसको, बहुत काम देगा। ठीक, अब एक काम करो, तो ये हो गया इन टर्म्स ऑफ दिस। अब एक काम करो, चले आओ पेज नंबर एससी वर्मा में, पेज नंबर 438, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी, पेज 438, पेज 438, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी। क्या होगा बताओ? एटॉमिक मास दिया हुआ है, तो कौन सा लिखोगे फॉर्मूला? ये लिखोगे, एटॉमिक मास दिया हुआ है ना, ये लिखोगे, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इसकी वैल्यू तुमको पता है। इस हाँ, पहले इसको माइनस इसको करके सी स्क्वायर कर लो, जो भी दिस माइनस दिस, जो भी वैल्यू है एएमयू में, उसको 931.5 में मेरा इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दो, और बाद में इसको भी घटा दो 1.022, वो तुम्हारा आ जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज में आओ, एक्सरसाइज में आओ, पेज नंबर एक्सरसाइज में आओ, पेज नंबर कौन सा ले रहे हैं? इसमें तो ये किया है, ठीक है, ठीक ठीक है, ओके। तो 14 कर सकते हो, ये कर सकते हैं, कौन सा है? 13 बीटा प्लस डी के दिया हुआ है, तो पहले क्यू वैल्यू निकाल लो, पहले क्यू वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालोगे क्यू वैल्यू? मैक्सिमम काटेंगे कैरियर पोजिट्रॉन। देखो 13 में देखो बीटा प्लस डी के दिया हुआ है, और जितने भी पोजिट्रॉन निकल रहे हैं बीटा प्लस पार्टिकल, उनमें मैक्सिमम वैल्यू दिया है। तो मैक्सिमम वैल्यू का मतलब क्या? क्यू वैल्यू है। क्यू वैल्यू यानी कि 0.650 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी क्यू वैल्यू है। कह रहा है किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में अगर पोजिट्रॉन 0.150 दे रहा है, तो उस रिएक्शन में न्यूट्रिनो क्या देगा? क्वेश्चन है कि सबसे पहले दे दिया है कि जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं उसमें सबसे मैक्सिमम जो पोजिट्रॉन का बीटा प्लस का एनर्जी है वो 0.650 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 0.650 ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है, तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्सिमम है बीटा माइनस की, बीटा प्लस की, यानी यही क्यू वैल्यू है।
यही क्यू वैल्यू है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू आउट ऑफ ऑल क्यू वैल्यू होती है। माइनस कर देंगे। बिल्कुल। अब किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में अगर पॉजिट्रॉन अगर 0.150 लेके जा रहा है, और किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में पॉजिट्रॉन की वैल्यू बीटा प्लस की काइनेटिक एनर्जी 0.150 है, उस रिएक्शन में न्यूट्रिनो की वैल्यू क्या होगी, इसे माइनस कर दो, 0.50 होगा ना। यस सर। ठीक है, अब देखो, तो इसको याद रखना। दूसरी बात, बीटा प्लस डीके में n/p रेशियो क्या होता है, बढ़ जाता है। एक बीटा प्लस का एक कंपीटिंग प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें रियल तो बीटा प्लस का ही आता है, बट आंसर अलग आता है। बीटा प्लस का एक कंपीटिंग प्रोसेस होता है, एक और प्रोसेस होता है जिसमें बीटा प्लस का ही इफेक्ट आता है। जो बीटा प्लस में हो रहा है रियल तो वही आता है, बट प्रोसेस अलग होता है। उसको बोलते हैं के कैप्चर। क्या बोलते हैं, के कैप्चर या इलेक्ट्रॉन कैप्चर। जनरल नाम है इलेक्ट्रॉन कैप्चर। के कैप्चर उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जनरली के सेल का इलेक्ट्रॉन कैप्चर करता है, इसलिए के कैप्चर बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन कैप्चर या के कैप्चर। और थर्ड ले रहे हैं, सबका क्यू वैल्यू याद रखना। बाद में एक लिस्ट है, पेज नंबर 26 या 27 में सबका लिस्टिंग किया हुआ है, या हम उसको लिख के भी दे देंगे या उसको नोट्स में बना लेना। ठीक, देखो के कैप्चर में क्या होता है। के कैप्चर में कभी कभी ऐसा होता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो अपने चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, किसी एक इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। कभी कभी न्यूक्लियस क्या करता है, अपने चारों तरफ रिवॉल्व करते हुए किसी एक इलेक्ट्रॉन को अपनी में खींच लेता है और अंदर ले आता है, और अंदर लाते ही वो क्या करता है, एक प्रोटॉन को न्यूट्रॉन बना लेता है। तो याद रखना इसमें क्या होता है, समझो। थर्ड है के कैप्चर। के कैप्चर क्या होता है समझो, इट इज ए कंपीटिंग प्रोसेस ऑफ बीटा प्लस। यानी कि दोनों में न्यूक्लिया के साथ वही होता है, मास नंबर चेंज। तो ये किसके साथ कंपटीशन होता है, बीटा प्लस के। ये किसके साथ कंपटीशन होता है, बीटा प्लस के। होता क्या है, समटाइम्स द न्यूक्लियस pulls a revolving electron inside it। तो क्या होता है, मान लो एक इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहा था। ये एक न्यूक्लियस है और ये इसके ऑर्बिट्स हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। ये किसी इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर खींच लेता है। जब खींचता है तो अंदर तो इलेक्ट्रॉन रहेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के भीतर रहना अलाउड नहीं है, तो इसको कुछ करना पड़ेगा। तो ये क्या करता है, 1p1 अपने अंदर एक प्रोटॉन के साथ इसको रिएक्शन करा देता है। ये जब अंदर घुसता है तो न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन से मिल जाता है, और मिलने के बाद ये बनाता है 0n1 प्लस 0n1 प्लस। समझ रहे हो, देखो दिस प्लस दिस 0, दिस प्लस दिस 1। एक प्रोटॉन में एक इलेक्ट्रॉन मिला होगा तो न्यूट्रलाइज होना चाहिए, तो उसको ये बन जाता है। अब सोचो, जब ये इलेक्ट्रॉन राइट साइड था, जब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बनता था, जब ये इलेक्ट्रॉन उस साइड जाएगा तो क्या बनेगा, ये पॉजिट्रॉन बन जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड ना होता, राइट हैंड साइड होता, तो बात बराबर है ना। हम इसको क्या करते, प्लस साइन कर देते, लेफ्ट से राइट ले लेंगे प्लस साइन। तो यहां अगर ये प्लस साइन होता तो यहां क्या निकलता, न्यूट्रिनो ना। समझ रहे हो, सोचो जो तुम्हारा वो रिएक्शन था, कौन सा, 1p1 बिकम्स 0n1 प्लस 1e0 प्लस न्यूट्रिनो, यही था ना, यही था ना। समझ रहे हो, यहां पे हम याद कैसे करते हैं, समझो। यहां पे माइनस जब दिए थे तो यहां एक बार दिए थे, यहां माइनस बार जैसा दिखता है, यहां एक बार दिए थे, यहां ये नहीं है तो ये न्यूट्रिनो। अगर हम इसको इधर ले आए, ये बन गया माइनस, राइट हैंड से कोई लेफ्ट साइड आता है तो क्या बन जाता है, माइनस बन जाता है।
यहाँ न्यूट्रिनो है। यस सर। तो ये रिएक्शन सेम है, ये रिएक्शन सेम है। यहां पर क्या हुआ बताओ, पहले N/P था मान लो, अब क्या हुआ, एक प्रोटॉन घट गया ना, ये दोनों मिल गया और एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में हो गया कन्वर्ट, तो बताओ N घटा कि बढ़ा, N तो एक बढ़ गया, एक नया न्यूट्रॉन बन गया ना, एक प्रोटॉन कन्वर्ट हो गया न्यूट्रॉन बन गया, एक प्रोटॉन घट गया ना। समझ रहे हो? एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से मिला और न्यूट्रॉन बन गया, यानी उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो एक प्रोटॉन था वो एक से घट गया, न्यूट्रॉन एक से बढ़ गया, यानी कि N/P रेशियो इंक्रीज कर गया। रिएक्शन वही होता है, कैसे होता है इसको लिखेंगे इस तरह से, ZXA प्लस -1E0, ZXA न्यूक्लियस था प्लस -1E0 बिकम्स Z-1 YA प्लस न्यूट्रिनो प्लस Q वैल्यू होगा। जो तुम्हारा बीटा प्लस डीके था वहां रिएक्शन क्या होता था याद करो, बीटा प्लस डीके में रिएक्शन क्या होता था याद करो, बीटा प्लस डीके में रिएक्शन क्या होता है जरा याद करते हैं। यहां होता था ZXA, यहां पे क्या होता था ZXA, और ये क्या बनता था Z-1 YA प्लस -1E0, सॉरी प्लस 1E0 प्लस न्यूट्रिनो प्लस Q, यही था ना। तो ये बताओ तो जो चेंज यहां आया है क्या वही चेंज यहां आया है? ये Z एक से घट गया, ये Z भी एक से घट गया, यहां A सेम रहा, यहां भी A सेम रहा, सेम है। क्या पेरेंट न्यूक्लियाई और डॉटर न्यूक्लियाई, क्या रिएक्टेंट न्यूक्लियाई और प्रोडक्ट न्यूक्लियाई सेम बन रहा है? सेम से सेम हो रहा है। देखो ये ZX से हो गया Z-1, ये ZX से Z-1, क्योंकि यहां प्लस चार्ज निकला तो एक चार्ज घट गया, यहां पे ZX था उसमें एक जुड़ गया माइनस, इसलिए ये हो गया Z, सेम है, सेम है ना, होता है कि नहीं? सही है। यानी कि अगर किसी न्यूक्लियस को अपनी N/P रेशियो बढ़ानी है, उसके दो रास्ते हैं। अगर किसी न्यूक्लियस को N/P रेशियो घटाना है तो सिर्फ एक प्रोसेस है बीटा माइनस, लेकिन अगर उसको बढ़ाना है उसके दो प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? एक है के कैप्चर, उसमें भी बढ़ेगा, और एक है बीटा प्लस डी के, उसमें भी बढ़ेगा। दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है, इसलिए दोनों में कंपटीशन होता है। हो सकता है एक पर्टिकुलर न्यूक्लियाई 40% उसके न्यूक्लियाई इस प्रोसेस से डीके करें, उसको N/P घटाना है, बढ़ाना है। किसी न्यूक्लियस को अपनी N/P थोड़ी सी बढ़ानी है, उसके पास 100 न्यूक्लियाई हैं और हर न्यूक्लियाई को अपनी N/P थोड़ी सी बढ़ानी है। हो सकता है उसमें से 60 न्यूक्लियाई बीटा प्लस डीके दे और 40 न्यूक्लियाई के कैप्चर दे, रिजल्ट वही आएगा, न्यूक्लियस का रिजल्ट वही आएगा। सेम न्यूक्लियस है, सेम ट्रांसफॉर्मेशन न्यूक्लियस का हो रहा है दोनों प्रोसेस में, ठीक है। तो याद रखना बीटा प्लस का कंपेटिंग प्रोसेस के कैप्चर होता है, पहली बात। दूसरी बात, यहां ये बताओ ये क्यू वैल्यू कौन लेके जाएगा? ये और ये मिलके, ये क्यू वैल्यू यहां क्या हो रहा था बताओ, यहां क्या हो रहा था? यहां ये दोनों मिलके इसकी एनर्जी को शेयर कर रहा था ना। बीटा प्लस डीके में दो चीजें निकल रही थी, बीटा प्लस भी और न्यूट्रिनो भी, दोनों शेयर कर रहा था ना। बट यहां पर ये सारा यही लेके निकलेगा, ये तो वैसे भी रेस्ट पे रहेगा, ये तो वैसे भी ऑलमोस्ट रेस्ट पे रहेगा ना। तो टोटल एनर्जी या क्यू वैल्यू, टोटल क्यू वैल्यू इज टेकन बाय न्यूट्रिनो। इसीलिए यहां जो न्यूट्रिनो आएगा उसकी हर न्यूट्रिनो की जो है एनर्जी सेम आएगी। देयरफॉर ऑल न्यूट्रिनोज
all neutrinos have same kinetic energy, होगा ना, and that is equal to Q value. Agreed? ऑलमोस्ट पूरा एनर्जी लेके यही निकले, कोई और शेयर करने वाला लाइट पार्टिकल है नहीं, यही लेगा। सही है? सही है, बोलो। तो दोनों में अंतर समझ लो। यहां पर बीटा प्लस में प्लस चार्ज एमिट होता है और यहां माइनस चार्ज एब्जॉर्ब होता है। ठीक, पहली बात तो ये इस तरह से होगा। ठीक, यहां अगर हम Q वैल्यू लिखना चाहेंगे तो क्या आएगी? देखो, यहां अगर हम Q वैल्यू लिखना चाहेंगे क्या आएगी? बताओ क्या आएगी, बताओ। ये रिएक्शन ना है, लिखें Q वैल्यू, मास ऑफ X प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस मास ऑफ Y इंटू सी स्क्वायर। सही है? बताओ तो। ये होगा मास ऑफ X को लिख सकते हैं मास ऑफ एटम X, एटॉमिक मास, माइनस X का क्या था? Z था ना, माइनस Z टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस Me। देखो सही लिखे है ना, मास ऑफ X, न्यूक्लियस को लिख दिया मास ऑफ X, एटम माइनस Z टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस Me, माइनस इसको क्या लिखेंगे? मास ऑफ Y को क्या लिखेंगे? बताओ। मास ऑफ Y एटम माइनस Z माइनस 1 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही है जी? सही है? तो कितना आएगा? देखो, mx और my के अलावा सब कट जाएगा। कैसे कटेगा? हम इसको एक्सपेंड करके भी काट सकते हैं। चलो, mx माइनस जेड me प्लस me माइनस my प्लस जेड me माइनस me इंटू सी स्क्वायर। तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गई, क्या बचा? mx माइनस my इंटू सी। क्या बचा? mx माइनस my इंटू सी स्क्वायर। उसमें कितना आया था? उसमें कितना आया था? बीटा प्लस में mx माइनस my माइनस 2 टाइम्स ऑफ me इंटू सी स्क्वायर आया था। यस सर। तो ये बताओ, किसमें एनर्जी कम रिलीज होगा? बीटा प्लस में या के कैप्चर में? किसमें मास डिफेक्ट? किसमें? देखो यहां पे mx माइनस जो है my, ये है मास डिफेक्ट। उसमें था mx माइनस my माइनस 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वहां मास डिफेक्ट ज्यादा था, तो बीटा प्लस में एनर्जी ज्यादा इमिट होता है। सही है? यस सर। बीटा कितना ज्यादा इमिट होता है? -2 into C। सो 1.022 मेगा इलेक्ट्रॉन। हाँ, सो हम कह सकते हैं एनर्जी रिलीज्ड। तो समझो, के कैप्चर का पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन का मास नहीं डालोगे यहां पे, तो एनर्जी रिलीज, या कह सकते हैं Q वैल्यू ऑफ बीटा प्लस माइनस Q वैल्यू ऑफ के कैप्चर, सही है, इज इक्वल टू 1.022 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रहेगा? किसमें एनर्जी ज्यादा होगा? एमिट, जिसमें मास डिफेक्ट ज्यादा, और मास डिफेक्ट ज्यादा होता है इन द केस ऑफ बीटा प्लस, इसमें थोड़ा कम होता है। हम देखेंगे कब ये होता है, कब ये। दोनों का डिफरेंस याद रखना, फिक्स्ड है 1.022 मेगा इलेक्ट्रॉन। या अगर यूं कहो कि हम तुमसे कह दें कि एक रिएक्शन ने, एक पर्टिकुलर न्यूक्लियाई ने बीटा प्लस डीके दिया, एक पर्टिकुलर न्यूक्लियाई यहां से, एक पर्टिकुलर न्यूक्लियाई यहां से ट्रांसफर होकर यहां आ गया बीटा प्लस के मोड के थ्रू, और इस प्रोसेस में उसने 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी रिलीज किया। एक पर्टिकुलर न्यूक्लियाई यहां से बीटा प्लस डीके यहां आ गया और 10 मेगा इलेक्ट्रॉन। अगर यही न्यूक्लियाई सेम ट्रांसफॉर्मेशन के कैप्चर से करता तो कितना एमिट करता? तो क्या करोगे? बीटा प्लस का दिया हुआ है, के कैप्चर का निकालना है, इसमें क्या करोगे? 1.022 माइनस कर दोगे, माइनस कर दोगे। ठीक है, एकदम याद रखना है, सोचिए। अब देखो,
इसने तो इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, तो इलेक्ट्रॉन चला आया। इसने बाहर के इलेक्ट्रॉन को बहुत बाय फोर्स से खींचा और अपने अंदर ले आया, और अंदर लाके उस इलेक्ट्रॉन को यूज कर लिया। उस इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन रहने नहीं दिया, उस इलेक्ट्रॉन को यूज करके एक प्रोटॉन को न्यूट्रॉन बना दिया। यही किया है ना, ये उसने बाहर से खींचा था, ये उसने बाहर से पुल किया था, पुल्ड फ्रॉम आउटसाइड, है ना। और इस रिएक्शन के बाद ये इलेक्ट्रॉन रहा नहीं, एक न्यूट्रॉन और एक ये था, ये तो बाहर निकल गया, एग्जिट कर गया। नाउ जब उसने इलेक्ट्रॉन को खींच लिया तो यहां एक वैकेंसी क्रिएट हुआ। जब इसने बाहर के इलेक्ट्रॉन, के सेल के इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, क्या यहां वैकेंसी क्रिएट हुआ? Yes, sir. जब इसने इलेक्ट्रॉन को खींचा, यहां एक वैकेंसी बन गया, और इसकी एटॉमिक नंबर जो पहले Z थी, अब कितनी हो गई? Z-1 हो गई ना। Yes, sir. अब क्या कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे निकलेगा? Yes, sir. क्या अब यहां से अगर इस वैकेंसी को भरने के लिए यहां का एक इलेक्ट्रॉन नीचे चला है, तो हम क्या कह सकते हैं कि वैकेंसी, ये वैकेंसी तो भर गया, यहां वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा। हाँ सर। क्या इसको हम के अल्फा एक्सरे बोल सकते हैं? और अगर वैकेंसी यहां से जाता और इसको भर देता, इस वैकेंसी को और ये इलेक्ट्रॉन भर देता, तो यहां एक वैकेंसी के बीटा होता। एवरी के कैप्चर इज फॉलोड बाय immediately followed by emission of characteristic X-ray। याद रखना, हर के कैप्चर के, क्योंकि के कैप्चर के प्रोसेस में बस फर्क इतना पड़ रहा है कि हमने कुलिज ट्यूब में जो वैकेंसी क्रिएट किया था, वो बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को टकरा के किया था। हमने वैकेंसी क्रिएट किया था, बट कैसे किया था? बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को दिए एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, वो आया, टकराया और नॉकआउट कर दिया। यहां पर वही काम न्यूक्लियस कर रहा है, बट वैकेंसी यहां भी क्रिएट हो रहा है। बट एक बार वैकेंसी क्रिएट हो गया तो फिर सारे प्रोसेस वही हैं जो पहले थे। तो वैकेंसी यहां क्रिएट हो गया, तो वैकेंसी अगर क्रिएट हो गया, ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे एमिट करेगा। ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे किसका होगा? पेरेंट का या डॉटर का? सो बताओ। एक बार जब ये हो गया, डॉटर का, वेरी गुड। देखो, एवरी के कैप्चर is immediately followed by emission of characteristic X-rays। इसका मतलब क्या हुआ? इसका ये हुआ कि तुम्हारे जैसे इस इलेक्ट्रॉन ने खींच लिया, ये इस तरह से था, ये था Z, एटॉमिक नंबर थी इसकी Z, इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे, इसने एक इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, इसने इस इलेक्ट्रॉन को खींच लिया। जैसे इसने इस इलेक्ट्रॉन को खींचा, अब आप क्या देखते हैं? अब आप देखते हैं ये हो गया Z-1 हो जाएगा, और यहां एक वैकेंसी होगा, इसकी एटॉमिक नंबर घट के जाएगी Z-1, और यहां एक वैकेंसी होगा के सेल में। जनरली के से खींचता है, रेयरली एल या एम से भी खींच सकता है। जनरल नाम है इलेक्ट्रॉन कैप्चर, बट इलेक्ट्रॉन कैप्चर जनरली 99% केस में के सेल से, इसलिए इसको के कैप्चर बोलते हैं। अब क्या होगा? इस वैकेंसी को भरने के लिए, ये क्या है? एनर्जी ऑफ एन आयन विथ ए वैकेंसी इन के सेल, यही ना। अब यहां का एक इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांजिशन करेगा, यहां का एक इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांजिशन करेगा। तो जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांजिशन करेगा इस वैकेंसी को भरने के लिए, हम कहेंगे कि के सेल की वैकेंसी तो भर गई, के सेल की वैकेंसी तो भर गई, के सेल की वैकेंसी तो भर गई, बट एल सेल की वैकेंसी क्रिएट हो गई ना, होगा ना। EL बताए थे कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे में। इस प्रोसेस में एक फोटोन एमिट होगा, बिकॉज ये यहां से यहां गया, इसको बोलेंगे के अल्फा। क्या लिखेंगे? अंडर रूट फ्रीक्वेंसी ऑफ के अल्फा, अंडर रूट फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस के अल्फा, अंडर रूट फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस के अल्फा। ये एक्सरे है,
ये एक्सरे है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे है। इज इक्वल टू क्या लिखोगे, √3/4 RC, √3/4 RC इंटू क्या लिखोगे, Z -1 लिखोगे ना, क्योंकि Yes, sir. क्योंकि ये Z -1 का एनर्जी लेवल डायग्राम है, Z का नहीं है, लिखोगे Z -1 अगर ये पूछ दे ये किसका कैरेक्टरिस्टिक होगा, तो डॉटर न्यूक्लियाई का होगा, प्रोडक्ट न्यूक्लियाई का होगा, पेरेंट न्यूक्लियाई का नहीं होता है, इसका होगा कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। एग्रीड? Yes, sir. ठीक, ये हो गया के कैप्चर। इसमें और बताएंगे बाद में, इसको याद रखना। तो जैसे एससी वर्मा को ही देखो, जैसे एससी वर्मा को ही देखो, इसको देखोगे, Semiconductors में भी ऐसे ही vacancy create हाँ सेमीकंडक्टर में भी आएगा, उसको बोलते हैं होल्स, वहां बोलते हैं होल्स। सेमीकंडक्टर में भी मैं फ्राइडे सैटरडे स्टार्ट करूंगा, एक्स्ट्रा मेंस टॉपिक का पहला टॉपिक सेमीकंडक्टर ही लूंगा, ठीक है। सो देखो हम ये बता रहे हैं कि जैसे मान लो कि वो है, कहाँ गया, पॉजिट्रॉन है, ये है न्यूक्लियर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, जैसे क्वेश्चन 14 है एक्सरसाइज में, उसमें के कैप्चर भी दिया हुआ है, ठीक है, उसमें के कैप्चर भी दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको हम कर सकते हैं, उसको हम कर सकते हैं और के कैप्चर कहीं दिया है क्या?